हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा में आगे आने वाले दिनों में सीईटी की परीक्षा होनी है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए उसमें 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसमें कंडीशन रखी थी 1,80,000 रुपये की आय को लेकर। तो वो कंडीशन देखकर आप खुश हो गए होगे, हमारी तो आय 1,80,000 रुपये से कम है, हमको तो मिल जाएंगे नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नोटिस में लिखा गया था वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि वीडियो पूरी देखकर फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं अपनी राय। एचएसएससी जो सीईटी का एग्जाम है, डेट है वो कब है, 100% स्टिक बताने वाले हैं कति एकदम हरियाणवी भाषा में ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती को लेकर। और ये भी बता देंगे कि आपका कितना रैंक आना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सीईटी के बारे में। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। स्टेट नॉलेज टीवी देता है आपको हर सच्ची जानकारी सबसे पहले। शुरू करते हैं वीडियो को पूरा देखना, फिर मत कहना कि कमेंट करके कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे। इसके तहत 15 लाख परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा बढ़ाने का काम किया जाएगा। यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा है कि हरियाणा में लगभग 60-65 लाख परिवार हैं। केवल उनमें से 15 लाख ऐसे परिवार हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है। तो यही कंडीशन रखी है सीईटी एग्जाम में 5 नंबर को लेकर। वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें 15 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1,80,000 से कम है और हरियाणा सरकार ने इन परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जोड़ा है। यानी इनकी आय को 1,80,000 रुपये तक पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। यदि आप मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में नहीं जुड़े हैं तो आपको नंबर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, क्यों, ये भी जान लेंगे। और यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको 5 नंबर मिल सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें हरियाणा में केवल 2 ही योजना है, 2-3 योजनाएं हैं जिसके तहत जो इनकम को लेकर बनाई गई है। एक तो है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, जिसके तहत साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, और एक है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, जिसकी 1,80,000 रुपये से ज़्यादा आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से जो डाटा उठाया गया है सरकार ने, वो केवल 15 लाख परिवारों का है। जिनकी भी 15 लाख से परिवार ज़्यादा आते हैं उन सभी की इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है। आपने कभी फैमिली आईडी बनवाई हो लेकिन उसको दोबारा अपडेट नहीं करवाया हो तो आप एक बार सीएससी सेंटर पर जाकर अपडेट नहीं करवाना, आपको केवल वहां जाकर अपनी जो फैमिली आईडी है उसको दोबारा डाउनलोड करके देख लेना। यदि आपकी इनकम 1-1.5 लाख रुपए भी लिखी हुई है तो वो भी आपकी 2-3 लाख रुपए जरूर हो गई होगी फैमिली आईडी में। इसलिए सरकार ने ये विकल्प दिया है कि अपनी आय को सुधारा जा सकता है, लेकिन आय सुधरेगी ये गारंटी नहीं है कि आप आय में 2-3 लाख की बजाय 1.5 लाख लिख दोगे। वो वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में यदि पता लगा कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपकी इनकम 5 लाख है, तो दोबारा वेरीफाई होने के बाद भी आपकी इनकम 5 लाख चढ़ जाएगी।
यदि आप सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बार अपनी फैमिली आईडी में ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी इनकम कितनी है, क्योंकि जिसकी 1.5-2 लाख इनकम थी उनकी इनकम को बढ़ा दिया गया है। उनकी इनकम 2 लाख पार कर दी गई है, यानी 3 लाख के करीब या 4 लाख के करीब पहुंचा दी गई है। यदि आपकी एग्ज़ाम से पहले वो फैमिली आईडी अपडेट नहीं हुई और उसमें 1,80,000 से कम इनकम नहीं दिखाई गई तो आप 5 नंबर भूल जाइएगा। और ज़्यादातर इसका इफेक्ट जो जर्नल कैटेगरी से आते हैं उनको पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी है और उन्होंने अपनी ज़मीन फैमिली आईडी में भरवाई हुई है। उस हिसाब से आपकी इनकम भी तय होगी। यानी जिसके पास 2-3-4 एकड़ ज़मीन है वो भी 5 नंबरों को भूल जाइएगा। तो सरकार एक बड़ा गेम खेलने वाली है। आगे आगे आने वाले दिनों में बीपीएल कार्ड भी उड़ने वाले हैं, कटने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो सीईटी में जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग 7 या 8 लाख के करीब जो फॉर्म हैं वो भरे गए हैं। केवल इतने ही भरे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। और एक और स्टिक बात कह रहा हूँ, ये 99% सही होगी। जिस बच्चे ने 31 मार्च 2021 तक फॉर्म भर दिया था वही बच्चा पढ़ाई के प्रति लगन है उसकी, वही एग्जाम देगा। यानी उसके बाद 31 मार्च के बाद जिसने भी फॉर्म भरा है उस पर खुद पढ़कर एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। ये खुद भी जानते हैं, क्योंकि जिस बच्चे के पास 3 महीने हैं फॉर्म फिल करने के, वो फॉर्म फिल नहीं कर रहा है, डेट जाने के बाद दोबारा भर रहा है, इसका मतलब उसको सीईटी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता 99%। और 31 मार्च तक लगभग 3 लाख 3.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। यानी आपका कंपटीशन 3.5 लाख बच्चों में ही है और ये 100% स्टिक बात है। यदि आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम नहीं है तो भूल जाना, चाहे आपका बीपीएल कार्ड क्यों ना हो, आपका बीपीएल कार्ड भी जाएगा और आपकी जो 5 नंबर हैं वो भी जाएंगे। ये आपको पता होगा, चाहे आपके घर में सरकारी नौकरी हो या ना हो। अब ये कंडीशन है वो परेशान करने वाली है 1,80,000 रुपये की। सबसे पहला काम है आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपनी फैमिली आईडी को दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। यदि उसमें इनकम ठीक है तो अच्छी बात है आपके लिए जो आपने फिल की थी, और यदि उसको अपडेट कर दिया गया है तो आप दोबारा उसको ठीक करवा लीजिए, वरना प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि जर्नल कैटेगरी में ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके पास आय के साधन ज़्यादा हैं तो उनकी इनकम को बढ़ा दिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है दोबारा से। यदि जर्नल की 10,000 वैकेंसी आती हैं तो कम से कम ऐसे बच्चे जरूर मिलेंगे इस बार जिनकी इनकम लगभग 7 लाख 6 लाख के करीब जो फॉर्म भरे गए हैं 7-8 लाख के करीब है, उसमें से लगभग 3.5-4 लाख तो ऐसे बच्चे मिल जाएंगे आपको जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी उनको नहीं मिलने वाले। और जर्नल में आप खुद अपने दिल पर हाथ लगाकर देख लेना क्या आपने जो फैमिली आईडी में इनकम है वो ठीक भरी है या गलत भरी है। गलत भरी है तो आपकी वेरीफाई होने के बाद तुरंत बढ़ जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ठीक भरी है और फिर भी बढ़ जाए तो आप ठीक करवा सकते हैं। वो 100% चांस नहीं है कि आपकी जितनी आपने फिल करी है वही आपकी ठीक होगी। अब एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो एग्ज़ाम डेट है वो मई में नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो गए हैं। अप्रैल के 30-31 से 10वीं 12वीं के जो HBSC हैं उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। और अप्रैल मिड के बाद 2 सैटरडे खाली हैं। यदि सरकार उनमें चाहे तो एग्ज़ाम करा सकती है, लेकिन मुश्किल चांस है
कि 4 दिन में सीईटी का एग्जाम निपट जाए, ऐसा नहीं होगा। और साथ में जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जो 5वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके भी एग्जाम अनाउंसमेंट कर दिए हैं। वो उनके एग्जाम अप्रैल महीने में होंगे, तो इस कारण से वो सैटरडे और संडे भी फिल हो गए, यानी अप्रैल पूरा फिल हो गया। और 26 अप्रैल से 10वीं और 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं अप्रैल में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब मई की बात कर लेते हैं। मई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन मई में नहीं निपटेगा, वो जून तक चलने वाला है। तो सरकार की यही राय होगी मेरे हिसाब से कि एग्ज़ाम न तो अप्रैल में होगा और न ही मई में होगा। आपका एग्ज़ाम जून में होगा, क्योंकि सरकार लगातार एग्ज़ाम लेना चाहती है, एक सैटरडे एक संडे को मिस नहीं करना चाहती। और अप्रैल में कोई भी संडे सैटरडे खाली नहीं है, एग्ज़ाम होने वाले हैं। सीबीएसई के जो छोटी क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और 26 तारीख से जो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बड़ी कक्षाओं के एग्ज़ाम हैं वो भी होने वाले हैं। उसमें 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे, तो कोई भी सैटरडे खाली नहीं होगा, केवल संडे खाली है। संडे को सरकार एग्ज़ाम नहीं कराएगी। एक एग्ज़ाम हो तो करा सकती है, यहाँ तो 6-6, 7-7 एग्ज़ाम लेने पड़ेंगे शिफ्टों में। कम से कम आपका 4 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है, 4 या 6 दिन के करीब आपका एग्ज़ाम ये चलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ज़िले हैं जिनमें एग्ज़ाम नहीं होंगे। बहुत कम बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाएंगे पूरी सिक्योरिटी के साथ है, क्योंकि यही एग्ज़ाम है। यदि ये लीक हो गया और ये कोर्ट में चला गया तो समझ लो सरकार भी उधर से उधर हो गई। तो सरकार नहीं चाहेगी इस प्रकार का कोई पंगा हो इसमें। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जून महीने या मई के लास्ट वीक में कराया जा सकता है। ज़्यादा उम्मीदें जून में है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी एक बार फैमिली आईडी को ज़रूर अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि आपने यदि कभी अपनी फैमिली आईडी को नहीं छेड़ा है तो आप जब आप सीएससी पर जाएंगे तो आपकी आय हो बढ़ ही पाएगी आपको। और रैंक की बात कर लेते हैं कि आपका कितना रैंक आना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें 2 बड़ी बातें हैं, इसमें 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो यदि आप अब ये जून में या मई के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाए और इलेक्शन तक कोई सीईटी का दोबारा एग्ज़ाम ना हो, तो आपका रैंक 40,000 तक की भी, 50,000 तक भी चलने वाला है, 60,000 तक भी चल सकता है। और यदि दोबारा एग्ज़ाम होगा, यदि अब 2022 में एग्ज़ाम हो जाए फिर 2023 में एग्ज़ाम हो जाए, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है रैंक को लेकर। इसमें आपको रैंक यदि हर साल एग्ज़ाम होता है इलेक्शन तक, यानी 2022 में भी, 23 में भी और 24 में इलेक्शन से पहले करवा लिया जाता है, तो आपका रैंक कम से कम 20-22 हज़ार से नीचे होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक साल में मेनली 20-22 हज़ार वैकेंसी ही आती हैं। ये ज़्यादातर एक साथ आ सकती हैं, जैसे कि ग्रुप डी की और क्लर्क की जो बड़े स्तर पर भर्तियां आने वाली हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेनली आप टारगेट रखिएगा कि आपका 20 और 30 हज़ार के बीच में ही आपका जो रैंक है वो आ जाए, उससे ज़्यादा न हो पाए। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं आप।